नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। तो अब तक हम जान चुके हैं कि रेयान के दिल में जो फीलिंग्स हैं ईशा को लेकर, वो उसे पहली बार हुई हैं। पहली बार वो किसी के आंसू देखकर बेचैन हुआ है, और ईशा के दिल की जो फीलिंग्स हैं वो भी रेयान से मैच कर रही हैं। यहाँ विचित्रा अब सदफ़ के आगे ये कबूल कर चुकी है कि उसका दिल अब उससे हटकर किसी और पर जा अटका है, और वो उसके आँखों का जो भारीपन था, जो नशे की तरह दिख रहा था, वो उबल कर सदफ़ के सामने आ गया है, और सदफ़ के कदमों को उसने थर्रा दिया था। विचित्रा अपनी बात ईशा से भी कहती है, उसे कहीं दूर एक खूबसूरत जगह ले जाकर, और ईशा उतनी ही हैरान और चौंकती है, और उसके पैरों के तले से भी ज़मीन कहीं ना कहीं खिंचती है कि वो क्या करे और कैसे करे। क्या वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? सदफ़ की बेचैनी ईशा की हैरानियत से मैच खाती है। तो यही था हमारा पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। सदफ़ का वो तेज चलता सीना, उसके अपोजिट चलती उसकी सांसें, उसके वो हाथ पैर उसे ठंडे महसूस हुए, उसके कानों में गर्मी, उन सब को सहेजे वो अपनी बालकनी में यहाँ के कॉर्डलेस मोबाइल पर कुछ नंबर्स डायल करने की कोशिश कर रही है। मगर उसका जो थंब है वो किस नंबर पर जाना है उस पर न जाकर किसी दूसरे पर चला जा रहा है। इख्तियार जो नहीं है उसे अपनी ही नब्ज़ों पर। कैसे हो सकता था? क्या वो अपनी मोहब्बत खो चुकी थी? अगर कोई अपनी मोहब्बत खो चुका होता है, क्या वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना इतना आसान कर पाता है? लेकिन फिर भी सदफ़ ने अपने उस बेबाक अंगूठे को जो इधर उधर चल रहा था, उसे सटीक नंबर पर दबाया और उसने कॉल लगाया। अपने घर के हॉल के सोफ़े पर बैठे अल्हाम अपनी फाइलें अरेंज कर रही थी, तभी उसके घर का लैंडलाइन रिंग करता है। वो फट से उस रिसीवर को उठाकर अपने कान में लगाती है। हेलो। सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। कुछ सेकंड बाद होल्ड कर लेने के बाद अल्हाम दोबारा पूछती है, कौन? हेलो, बोलो भाई, कौन? तब उसको जाकर उसके कानों में सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है, और उन सिसकियों को अल्हाम चंद सेकंड्स नहीं लगाती पहचान जाती है। सदफ़, क्या हुआ सदफ़? तुम ठीक हो? बोलो सदफ़। और जैसे ही सदफ़ को ये पता लगता है कि अल्हाम ने उसकी सिसकियों को पहचान लिया, उसकी सिसकियाँ अब लाउड हो जाती हैं। प्लीज़ सदफ़, तुम मेरे दिल को हिला रही हो, बोलो क्या हुआ है? तुम ठीक हो? प्लीज़ बोलो। अल्हाम। उन्हीं सिसकियों भरी आवाज़ से सदफ़ ने अल्हाम का नाम लिया। क्या हुआ सदफ़? प्लीज़ बोलो, क्या हुआ? अब मैं और इसे सहन नहीं कर सकती अल्हाम, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। वो तुम तुम बात बताओगी? आई एम लूजिंग हर। वो मुझसे दूर जा रही है अल्हाम, वो मुझसे दूर जा रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती अल्लाह, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। उसकी सिसकती और बिलखती सांसों को थामना चाहा था अल्हाम ने। ओके ओके सदफ़, काम डाउन, रिलैक्स। तुम अपने आप को होल्ड करो, होल्ड करो। और ठीक से बताओ, हुआ क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है। शायद कुछ भी नहीं हुआ है, और शायद शायद कुछ बचा ही नहीं है। गट फीलिंग्स कह रही है अल्हाम, कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। कुछ नहीं होगा सदफ़, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ तो उसने तुमसे कुछ कहा? विचित्रा ने तुमसे कोई बात की है? बताओ सदफ़। अल्हाम की बात पर सदफ़ खामोश हो गई थी और बस रो देना चाहती थी। बोलो सदफ़, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? जितनी बेचैनी सदफ़ के दिल में थी
उसी को कॉपी कर रहा था अल्हाम का दिल। हालांकि ये सामने नहीं थे, मगर फिर भी एक दूसरे की वाइब को अच्छे से बटोर लिया करते थे। उसने उसने मेरे सामने मुझसे कहा कि वो उससे प्यार करने लगा है। सदफ ने अपनी सिसकियों को फिर थामा था और अल्हाम की बात का जवाब दिया था। जिस तरह सदफ हैरान, परेशान, शॉक्ड, हर इमोशन एक साथ झेल गई थी, उसी तरह अब अल्हाम झेल रही थी। अल्हाम को फील हो रहा था, उसके पैरों तले ज़मीन हिल रही थी। पागल हो गई है, उसका दिमाग फिर गया है। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम कुछ सदफ की बात सुनकर अल्हाम अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे चिढ़ हो गई थी कि सदफ इतनी बेचैनी, इतने दर्द में है, और सिर्फ विचित्रा की वजह से। विचित्रा ऐसा कैसे कर सकती थी? कैसे? मैं कुछ नहीं कर सकती अल्हाम, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, काम डाउन, रोना बंद करो, मैं वहाँ आती हूँ। नहीं नहीं अल्हाम, तुम यहाँ ना आना, प्लीज़ तुम यहाँ ना आना। नहीं कुछ और हो गया तो, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ अकेला कैसे? नहीं प्लीज़ अल्हाम, प्लीज़। ठीक है अल्हाम, मुझे इस वक्त अपने उस दोस्त की ज़रूरत है जो सच्चा है। सिर्फ उसकी ज़रूरत है जो बिना सवाल किए, बिना कोई बात पूछे मेरी बातें, मेरे दिल का हाल सुने। सॉरी। कम ऑन सदाफ, प्लीज़ मुझे वहाँ आ जाने दो प्लीज़। नहीं नहीं अल्लाम, नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। आयुष श्योर? हाँ। हाँ, मुझे इससे लड़ना होगा अल्लाह, अकेले लड़ना होगा। वैसे भी तुम आ भी गई तो कुछ न कर सकोगी जो मैं कुछ नहीं कर पा रही। लिसन सदफ, सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, और मैं बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। हाँ, मालूम। सदफ इसके आगे एक शब्द न बोल सकी। उसके वॉइस बॉक्स ने, उसके कंठ ने उसका साथ देने के लिए मना कर दिया, और उसने इसी भाव के साथ फ़ोन कट कर दिया। अब विचित्रा ईशा को लेकर वापस अपने कथित रूमों पर आ चुकी थी। वहाँ रेहान इनके आगे टकरा गया था। उसने ईशा के चेहरे के भाव को बड़ा अजीब पाया और उसे संकेतिक नज़रों से देखा। रेहान को विचित्रा तो वैसे ही नहीं भाती, और ना ही विचित्रा को रेहान भाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से नज़रें तो मिलाते हैं, लेकिन बड़ी कठोर और बड़ी दृढ़ता वाली नज़रें मिलाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ विचित्रा अपने रूम पर पहुँचती है और सदफ का नाम पुकारती है। वो उस रूम में सदफ को ढूंढती है, पर सदफ उसे वहाँ नहीं मिलती। सदफ दरिया के किनारे बेसुध होकर अपने कदम सिर्फ आगे बढ़ाती चली जा रही थी। हाँ, उसकी आंखों से पानी तो नहीं गिर रहा था, लेकिन उसकी रूह रो रही थी। उसके सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हवा तेज चलकर उसके बालों को कहाँ उड़ा रही है, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। उसे कोई सुध ही नहीं थी। वो बेसुध सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाती चली जा रही थी, और उन्हीं कदमों को लेकर वो अपने घर पहुंचती है। और अब उसे ऐसा बेसुध देखकर रेहान हैरान हो जाता है। रेहान उसे कुछ सवाल ज़रूर करता है, मगर वो उसके सवालों का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ जाती है। और उन कदमों को लेकर वो अपने रूम में पहुंचती है। रूम में जाकर उसे एक बड़ा सा सोफ़ा नज़र आता है, सिंगल सोफ़ा। वो उसके सुपुर्द हो जाती है, अपने आप को धकेल देती है, छोड़ देती है। जो मानिए आप, जो इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए। और फिर अपने आप को छोड़कर वो ऐसे ही सामने देखती नज़र आती है। विचित्रा वॉशरूम से तैयार होकर बाहर निकलती है और सामने वाली टेबल पर पड़ी घड़ी को उठाकर अपने हाथ में बांधते हुए सदफ से पूछती है, कहाँ गई थी तुम? हाँ। सदफ सिर्फ और सिर्फ उसे देखती नज़र आती है, अपनी बड़ी और गहरी नज़रों से सिर्फ देखती नज़र आती है। जब अपने वजूद पर उसकी वो नज़रें विचित्रा पाती है,
तो उससे सवाल करती है, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम कहाँ गई थी? सदफ ने पूछा। वो मैं विचित्रा को शब्द नहीं मिले, या ये कहें कि झूठ बोलने की तरफ उसकी ज़बान बढ़ी नहीं। उसने अपनी नज़रें जो अभी तक सदफ पर थी वो दूसरी जगह कर दी। तो तुम ईशा के साथ गई थी, सदफ ने कह दिया था और विचित्रा हैरान हो गई थी। हाँ, मैं गई थी ईशा के साथ। सदफ फ़ौरन से पहले खड़ी हो गई थी। खड़ी होकर वो जाकर विचित्रा के सामने हो गई थी और विचित्रा के दोनों हाथों को अपनी हथेली में उसने कसकर भर लिया था और ठीक उसकी नज़रों के सामने अपनी नज़रें की थी। प्लीज़ विची, ऐसा मत करो प्लीज़। और विचित्रा फिर से अपनी नज़रों को भारी करते हुए उसे देख रही थी, अपना सर हल्का सा झुकाकर। तुम ऐसा नहीं कर सकती विची, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे? सदफ ने ये कहते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं मैं कहीं की नहीं रहूँगी विजय, मैं ख़त्म हो जाऊँ। ऐसा मत करो। कैसे सांसें लूँगी तुम्हारे बगैर? कैसे धड़केगा ये दिल? कैसे? बोलो, कैसे? सदफ की आंखें अब पानी की धार गिरा रही थी और अपनी उन भारी आँखों से, नशीली आँखों से विचित्रा सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी। अपने शब्द कहते हुए, अपनी आँखों से आंसू गिराते हुए सदफ उसका चेहरा छोड़कर अपना चेहरा उसके सीने में रख लेती है। मुझसे वो ना करने के लिए कहो जो मैं नहीं कर पाऊँगी। ये मैंने कभी नहीं किया है। तुम तुम क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कैसे कैसे वो काम करूँगी जो मैंने कभी नहीं किया? कैसे जी, कैसे? सदफ की इन बातों से विचित्रा का मन दिल भारी हो गया था। सदफ ने अपनी बाहों को कस कर दिया था और विचित्रा ने अपने एक हाथ से सदफ के बैग को थाम लिया था। यहाँ ईशा के बेचैन चेहरे को रेयान ने जानना चाहा था और ईशा अपनी बातों में रेयान से झल्ला दी थी। उसके रोमांस करने पर झल्ला दी थी, उसके कुछ गाने पर झल्ला दी थी। उसे पसंद नहीं आया था। वो उससे सवाल कर रही थी कि क्यों, इतनी दूर क्यों आए हम, सिर्फ ये 2-3 शूट करने के लिए? हाँ हाँ बाबा, वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ दिखावे के अलावा कुछ नहीं होता। रेयान ने ईशा को दोनों हाथों से बैक साइड से हक किया था ये कहते हुए, और ईशा ने उसके हाथों को छुड़ा लिया था। वो चिढ़ रही थी। क्या हुआ? मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे घर पसंद है, ईशा ने कहा। ओह, तो ठीक है ना, शादी के बाद तो तुम घरेलू होने ही वाली हो। हाँ, मुझे ऐसे नहीं पसंद है, मुझे अभी अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, समझे तुम? अच्छा बाबा, ठीक है। और द चार्मिंग रेयान ने अपनी बहुत उलझी उलझी और फ्लर्टिंग बातों से ईशा का मूड हल्का किया था। सदफ के हाथ को पकड़कर विचित्रा ने सामने वाले सोफे पर फिर बिठा दिया था और वो खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती सदफ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे बस में नहीं है। अब मैं दूसरे रास्ते पर निकल चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती सदफ, कुछ नहीं कर सकती। अपने कदमों को तुम्हारी तरफ नहीं मोड़ सकती। सदफ चुपचाप अपने दिल को बेजान होते हुए देख रही थी और विचित्रा अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपनी बात कहते चली जा रही थी। अब मुझ में तुम्हारा कुछ नहीं है सदफ, शायद कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए रही ही नहीं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। उसकी इस बात पर सदफ के दर्द भरे लब भी मुस्कुरा दिए
बाहर क्रू जो था इनका वो अलग अलग रिहर्सल या शूट कहें उसके लिए वेट कर रहा था। चित्रा यहाँ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और उसका चेहरा बड़ा खुशनुमा लग रहा था। सामने ईशा थी और रेयान था और बाकी मेंबर्स भी थे। ईशा कुछ पढ़ रही थी। उसने अपनी नज़रें और चेहरा एक साथ उठाकर विचित्रा को देखा था। क्या बॉस, कितनी देर लगाती हैं आप? कब से वेट कर रहे थे हम। रेयान ने अपने हाथों को खोला था ये कहते हुए। हाँ हाँ ठीक है, एक दिन मेरा वेट कर लोगे तो छोटे तो नहीं हो जाओगे। हाँ बिल्कुल नहीं बॉस। कब की मेद उड़ा दिया था रेयान ने विचित्रा की बात को। और विचित्रा सिर्फ ईशा को देखती नजर आई थी। विचित्रा ने चलने की बात की, शूटिंग पर जाने की बात की तो ईशा ने सदफ़ के बारे में पूछा। सदफ़ मैम, सदफ़ मैम की फ़्लाइट है आज, वो वापस जा रही हैं, राहुल ने कहा ईशा की बात पर। अच्छा, लेकिन क्यों? रेयान ने पूछा। उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो वो वापस जाना चाहती हैं। हाँ, इतनी ठंड में वो सुबह सुबह ऐसे बेसुध होकर वॉकिंग पर जाएंगी तो बीमार हो ही जाएंगी। बॉस, ख्याल रखा करिए, इतने प्यार करने वाले इंसान का बहुत ख्याल रखा जाता है, रेयान ने यहाँ सरकास्टिक वे में कहा था। हाँ ठीक है, अगर उसकी तबीयत ख़राब है, वो जाना चाहती है, इट्स ओके। विचित्रा ने अपने दोनों हाथ बेबाकी में खोलते हुए रेयान की बात का जवाब दिया था। ओके लेट्स गो। और विचित्रा अपने कदम आगे बढ़ा दी थी और ये सब भी इसके पीछे चल दिए थे। वहाँ जाकर ये लोग एक सीन को फिल्माने लगे थे, कैमरे पर उतारने लगे थे। और जब वो सीन था, जब ऐसे वे में जाता है कि उसकी जो डायलॉग हैं वो विचित्रा पर सूट करते हैं, तो विचित्रा वहाँ उस सीन को रोक देती है और कहती है हो डन हो गया, बहुत, इतना बहुत है। रेयान उससे सवाल करता है बॉस अभी तो ये बाकी है, तुम मुझे सिखाओगी, हो गया है। ओके बॉस। रेयान ने कंधों को उचका दिया था। उसे क्या लेना देना था, जितना तुम कराओगे वो उतना ही करेगा। जब पूरा हो गया सीन तो रेयान आगे बढ़ गया और विचित्रा ईशा के पास आ गई और ईशा ने फिर से घबराहट में अपना चेहरा नीचे झुका लिया और इधर उधर देखने लगी। तो तुमने क्या सोचा? विचित्रा ने डायरेक्ट पूछ लिया। किस बारे में? कि क्या मतलब है किस बारे में ईशा? जो मैंने तुमसे कहा उस बारे में। मैम, अगर आप बार बार मुझे ऐसे ही पूछती रहेंगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़। ईशा यहाँ थोड़ी सी क्लियर नज़र आई थी लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ओके ठीक है, ऐसा करते हैं, जब सारी की सारी शूटिंग हो जाएगी तब मैं तुमसे जवाब मांगूंगी। डील? ये डील रखते हैं। ओके ठीक है। विचित्रा ये कहकर अपना फैसला सुनाकर ईशा के सामने निकल जाती है और ईशा हैरानी से अपनी भवें सिकोड़े से देखती रहती है। मजबूरी है ईशा की, वो मजबूर है। ईशा उसी भाव में रात को अपने रूम में थी। उसे सब कुछ अपने कानों में गूंजता सुनाई दे रहा था। वो परेशान हो गई थी। उसका दिल न जाने क्यों दर्द कर रहा था और वो इसी भाव को लेकर वो रेयान के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है और वो अपनी आंखें मसलता हुआ आता है। तुम अभी तक सोई नहीं हो? नहीं। क्या हुआ, परेशान हो? अब रेयान की आंखें पूरी तरीके से खुल गई थी। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईशा ने अपने माथे को रगड़कर कहा था। ओके रिलैक्स, माथा मत रगड़ो इतना वरना रैशेस आ जाएंगे। रेयान ने उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ में रख लिया था और ईशा ने वही हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले गई थी। ये दोनों आमने सामने बैठ गए थे। काफ़ी वक्त हो गया था, यही कोई 10-20 मिनट। तुम मुझे यहाँ सिर्फ खामोशी सुनाने के लिए लाई हो? बोलो, क्या बात है? किस बात ने इतना परेशान किया हुआ है? ओके, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि ईशा बात कहो अपनी। ईशा को शांत और कंफर्टेबल करना चाहा था रेयान ने और ईशा ने वो सारी बातें रेयान के सामने रख दी जो विचित्रा ने ड्रामा उसके सामने किया हुआ है। ये सब सुनकर रेयान का खून खौल गया और वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी इतनी हिम्मत! किस किस्म की बेहिज इंसान है वो! मैं उसका खून कर दूंगा। तभी ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया था। इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस मांग रही थी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उसे सुनता रहूं?
बात की नज़ाकत को समझो। क्या समझूं मैं ईशा? सिर्फ एक फ़िल्म के लिए उसकी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करता रहूं? तुम्हारे लिए ये एक फ़िल्म होगी। तुम न जाने कितनी फ़िल्म छोड़ सकते हो रेहान, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। ये मेरी पहली फ़िल्म है, मेरा पहला काम है। रेहान अब शांत हो रहा था। रात हो गई थी, लेकिन ना सदफ सोई थी ना विचित्रा। विचित्रा एक टेबल पर बैठी थी। सदफ अपने बेचैन कदमों को इधर उधर कर रही थी। क्या ये वही दोनों थे? जब ये साथ होते थे तो मोहब्बत होती थी हर जगह, लेकिन आज हर जगह बेचैनी क्यों है? उसके बेचैन कदमों को देखते हुए विचित्रा पूछ पड़ती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? नींद नहीं आ रही? कत्ल करके पूछ रही हो कि मैं सो क्यों नहीं रही? देखो सदफ, दोबारा शुरू मत करना प्लीज़। मैं उस मूड में नहीं हूँ। मैं भी उस मूड में नहीं हूँ, सदफ ने कहा। तो फिर डिस्कस क्यों करती रहती हो बार बार? क्यों बार बार यही चीज़ उठाती रहती हो? यहाँ विचित्रा चिल्ला पड़ी थी और अपने चिल्लाने पर ही उसी वक्त शर्मिंदा भी नज़र आई थी। आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल वापस जा रही हूँ अपने घर। ये सुनकर विचित्रा अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है, पर 2 हाथ की दूरी पर खड़ी हो जाती है अपने हाथों को बांधते हुए। मैं तुम्हें रोकने का हक तो खो चुकी हूँ, लेकिन तुम अगर इस तरह गई सबके सामने, इस तरह क्रू से निकल कर, तो लोग सवाल करेंगे सदफ। विचित्रा की इस बात ने सदफ को और कितना हैरान कर सकती थी। वो हैरानी से उसने उसकी नज़रों में नज़रें डाली थी। लोग मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। वाह वाह विचित्रा, वाह। तुम्हें लोगों का कितना ख्याल है ना, कितना, सोसाइटी का, ज़माने का। आज मैं तुमसे पहले इस क्रू से निकल कर जा रही हूँ तो तुम्हें ये ख्याल सता रहा है कि लोग क्या कहेंगे। और जो जुमले तुम खिला चुकी हो, जब उसका पता चलेगा लोगों को, तब का खौफ नहीं। उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर रहूँगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। विचित्रा की बेहिज़गी तो हद पार कर रही थी, और उसी हद में उसने सदफ की बात का जवाब दिया था। ओह, तो पहले मैं अब ये करूं कि तुम्हें पहले तैयार करूं, तुम्हारे बारे में सोचूं, भले तुम मेरे बारे में ना सोचती हो, और तुमसे परमिशन लेकर मैं जाऊं, तुमसे परमिशन लेकर मैं काम करूं। वाह विचित्रा, वाह। विचित्रा के सामने होकर सदफ ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। फिर से उसने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया था, जैसे ज़मीन पर वो कुछ ढूंढ रही हो। तुम सारे फैसले लो मेरे लिए, तुम जो चाहे करो, और मैं तुमसे कुछ ना पूछूं, एक सवाल ना करूं। हाँ, तुम्हें जो करना है करो सदफ, जो चाहती हो करो। छोड़कर जाना चाहती हो तो छोड़कर जा सकती हो। ज़मीन पर ढूंढते हुए एक जगह टिक गई थी विचित्रा की निगाहें। ओह, तो तुम इसमें भी अपना पल्ला छुड़ा लेना चाहती हो? ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं और तुम्हें ज़माने वाले को बताने के लिए एक चीज़, एक पॉइंट मिल जाए कि मैं तुम्हें छोड़कर गई थी? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे इडियट समझा है क्या? मैं अपने घर जाऊंगी। जब तुम वहाँ आओगे तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुम क्या लगता है तुम इस गिल्ट से बच जाओगी कि तुमने क्या किया है? तुमने किस तरह बेहिचकी की हदें पार कर दी हैं? तुम्हारे सामने ये पूरा वाकया नहीं होगा। तुम गलत फहमी में हो विचित्रा। तुम चाहती हो कि तुम सबको ये बताओ कि मैं बेवफा थी, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ, नहीं, तुम्हें हर कदम, तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाऊंगी, और ये तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपनी मोहब्बत की हिफाजत न कर सकी, तुम प्यार का मतलब नहीं समझ सकी। तुमने तुमने मेरी मोहब्बत को तोड़ दिया। तुम्हें हर वक्त ये एहसास होगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओगी तो तुम मुझे छोड़कर जाओगी। ये कहते हुए सदफ अपने कदम अपने बेड की तरफ बढ़ा देती है और अपने ब्लैंकेट को अपने पैरों पर उड़ाकर इसे देखने लगती है, और ये पलट लेती है अपना रुख, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं
कि वो सदफ़ की नज़रों से नज़र मिला सके। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे होगा फिर? कैसे चैनल ग्रो कर सकता है किसी का? कमेंट तो इसमें बहुत भागीदारी रखने लगे हैं अब। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप भी तो कर सकते हैं ना, तो करिए। और बस मोहब्बत को जानते पहचानते रहिए, कुछ सीखते रहिए मेरे शब्दों से, मेरी भावनाओं से, जो मैं लिखती हूँ उससे। बताते रहिए, अपनी राय बताते रहिए। ज़रूरी नहीं कि एक कमेंट करके आप चुपचाप बैठ जाएं। अगर दिल में दूसरी बात उठती है तो आप वो भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर यहाँ नहीं बता सकते तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर मेरे गूगल अकाउंट पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अच्छा लिखते हैं तो मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।